Hello everyone. Uh, so let's start. My name is Shweta Pathak and I'm an ecological entrepreneur. So Krishna has invited me here on this page to deliver some thoughts regarding what is going on right now in this pandemic era. So thank you Krishna for inviting me here, and I would like to thank everyone of this, every admin of this page who has given me this opportunity to come here and to deliver my thoughts here. सो आज मैं आपके सामने इसलिए आया हूँ, अभी कृष्णा से मेरी बात हुई थी तो कृष्णा ने मुझे बोला कि किसी टॉपिक पर आप जो है यहाँ पर लाइव आइए। सो जिस विषय वस्तु को लेकर के आज मैं आपके सामने यहाँ पर आया हूँ वो है कि इस वक्त कोरोना काल चल रहा है। आप सभी को पता है, पूरा संसार, पूरा विश्व इस कोरोना काल से जूझ रहा है और संक्रमित भी है, और धीरे धीरे संक्रमण का दायरा भी बढ़ता चला जा रहा है। तो सारी गवर्नमेंट, जितनी एजेंसीज हैं, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जितने एनजीओज़ हैं, सभी लोग यह थोड़ा प्रिकॉशंस बरत रहे हैं कि ये जो पैंडमिक है ज़्यादा ना फैले। इसके लिए उन्होंने बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस लगा रखे हैं हर चीज़ों को लेकर के, और उद्योग धंधे तो बिल्कुल चौपट ही हो गए हैं। आप भी जान रहे हैं, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के लिए इसलिए गवर्नमेंट ने कई सारी स्कीम्स लागू की हैं, बहुत सारे स्कीम भी दे जा रहे हैं, बहुत सारे फाइनेंशियल इक्विपमेंट्स भी प्रोवाइड किए जा रहे हैं। जितने इंडस्ट्रीज़ हैं, जितने आप देख रहे हैं, जितने उद्योग हैं, उनको विकसित करने के लिए, उनको फिर से पटरी पर लाने के लिए। तो उसी सिलसिले में आज मैं आपके सामने हूँ कि इस समय रोज़गारों का बड़ा अकाल सा पड़ गया है। अकाल इन द सेंस, आज आप देख रहे हैं शहरों से जितने लेबर हैं, जितने मजदूर हैं या जितने प्रवासी लोग हैं, सभी लोग अपने अपने घर, अपने अपने गांव की तरफ, अपनी अपनी पैतृक संपत्ति जहां पर है या जहां उनका निवास स्थान है, उधर कूच कर गए हैं। तो आज इस वक्त ऐसा सिचुएशन आ गया है कि और जितनी उद्योग हैं, औद्योगिक घराने, वो भी बहुत तेज़ी से लोगों को निकाल रहे हैं, क्योंकि उनके पास रोज़गार के अवसर कम है, रोज़गार के अवसर भी कम है, साथ में उनके पास देने के लिए फाइनेंशियल जो मनी होती है वो भी नहीं है कि किसी की सैलरी वो पूरी कर सकें। इसके कारण वो लोगों को निकाल भी रहे हैं अपनी नौकरियों से भी। तो ऐसे समय में क्या किया जाए कि जिससे हम रोज़गार के अवसर नए इस कोरोना काल में जो है उसका लाभ उठा सकें। आप जानते हैं, जितने भी मजदूर गए हैं या जितने भी लेबर गए हैं या जितने भी लोग, प्रवासी नागरिक, अन्य शहरों से, अन्य मेट्रो सिटीज़ से, मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ से अपने अपने गांव, अपने अपने देहात, अपने अपने घरों की ओर कूच कर गए हैं, वो दोबारा आएंगे नहीं। आएंगे, लेकिन उनके लिए काफ़ी समय लगेगा, काफ़ी वक्त लगेगा। हो सकता है 6 महीने भी लग जाएँ, हो सकता है 1 साल भी लग जाएँ। इनको पटरी पर लाते लाते ये समय ऐसा हो जाएगा कि ये पूरा इकोनॉमिक जो स्ट्रक्चर है वो थोड़ा सा डिसबैलेंस हो जाएगा। तो उसको सुधारने के लिए, और तब तक ये लोग, हम लोग खाएंगे कहाँ से या अवसर के कहाँ से ऐसे साधन उपलब्ध होंगे। तो उसी विषय पर मैं चर्चा करने के लिए आप सबके सामने यहाँ पर उपलब्ध हूँ, आज आया हूँ। तो देखिए, सभी लोग जो गांव गए हैं, जो अपने अपने शहर की तरफ कूच कर गए हैं, ज़रूरी नहीं है कि हम किसी के अंडर में ही नौकरी करें। ज़रूरी नहीं है कि जॉब का मतलब, रोज़गार का मतलब वही होता है कि आय का साधन होना चाहिए हमारे पास। आय का साधन वो कैसे भी हो सकता है, चाहे आप किसी के अंडर में काम करके करें या खुद ही अपने आप को इस तरह बना लें कि आप दूसरों को रोज़गार दें। स्वयं तो रोज़गार ले ही रहे हैं, स्वयं तो आपके पास आय का साधन बन ही रहा है, साथ में उस आय के साधन से आप दूसरों को भी जो है उससे लाभान्वित कर रहे हैं। तो हमारा मेन मुद्दा यही होना चाहिए। और मोदी जी का भी एक टर्म आया है कि आत्मनिर्भरता। उस आत्मनिर्भरता को ही आप पकड़िए। उस आत्मनिर्भरता पे हमें क्या करना है, ये हमें सोचने की आवश्यकता है। आत्मनिर्भरता में मोदी जी ने यही कहा कि सभी लोग अपने अपने तरह से, अपनी अपनी जगह से आत्मनिर्भर बने। आत्मनिर्भर जरूरी थोड़ी है कि आप किसी के अंडर में नौकरी करके ही वो आत्मनिर्भरता प्राप्त कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। आत्मनिर्भरता मतलब अपने तरह से, अपनी जो आपके पास रिसोर्सेज हैं उसका फुली यूटिलाइजेशन, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करके उससे आप आत्मनिर्भर बने। जैसे कि अभी आप लोगों ने देखा होगा कि जितने लोग सारे गांव वगैरह गए हैं, अब वहाँ पे अवसरों की कमी है, रोज़गार की कमी है। या तो मनरेगा चल रहा है, या तो वहाँ पे जितने छोटे मोटे किसी ने कंस्ट्रक्शन का काम लगाया है या छोटी मोटी चीज़ें हो रही हैं, या तो वो है, या तो फिर उनके पास कृषि है। 3 चीज़ें हैं। 3 चीज़ों के अलावा उनके पास कोई आय का साधन नहीं है। चूँकि पैसा मोस्टली रहता है शहरों में, तो शहरों से पैसा खींचने का माध्यम हम कैसे बनाएं, इस विषय पर आज हम चर्चा करेंगे। देखिए, बहुत सारे ऑप्शन हैं हमारे पास। गांव में भी बहुत सारे ऑप्शन हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं गांव में। शहरों में तो सिर्फ औद्योगिकरण है, जो आप देख रहे हैं, जो
चीज़ें हैं, इंडस्ट्रीज़ हैं ओनली। और इंडस्ट्रीज़ किस पे निर्भर है? कच्चे माल पर। कच्चे माल का आयातित कहाँ से होता है? वो आयात होता है अपने गाँव से, अपने जो नॉर्मल एरियाज़ हैं जहाँ पे आप लोग गए हैं वहाँ से होता है। अब उस कच्चे माल का हम कैसे उपयोग करें, ये चीज़ हमें सोचने की आवश्यकता है। देखिए, हर गांव में आपने देखा होगा, हर गांव में प्राकृतिक चीज़ें बहुत हैं। आजकल लोगों को में एक प्रिकॉशन भी बढ़ गया है प्राकृतिक चीज़ों को लेकर के। वो कॉशियस रहने लगे हैं, भाई ये चीज़ हाइजीन होना चाहिए, ऐसा ना हो। कोरोना काल ने लोगों को और भी समझा दिया है कि हाइजीनिक वैल्यू किसे कहते हैं और क्या होना चाहिए, कितनी दूरी पर डिस्टेंसिंग होनी चाहिए, और हमारा भोजन शैली कैसी होनी चाहिए, हमें क्या खाना चाहिए जिससे हमारे शरीर की प्रतिरोधक क्षमता या इम्यूनिटी सिस्टम में विकास हो और हम इन बीमारियों से बचे रहें। इन सबको ध्यान रखते हुए हमारे पास कई सारे ऑप्शंस हैं जिस पे जो आज की युवा है, आज की यंग जनरेशन है, वो काम कर सकती है। आज की यूथ बहुत सारी चीज़ों पर काम कर सकती है। आपने देखा होगा, बस यूथ को आगे आने की देर है। देखिए, जब सृष्टि बनी थी, जब पहली बार पृथ्वी आई थी, तो यहाँ कुछ नहीं था। यहाँ पे सिर्फ 5 तत्व ही थे, वही जल, भूमि, तेज, आकाश, वायु, पृथ्वी, यही सब था। ठीक है, इसके अलावा क्या था? कुछ नहीं था। हर जगह जल था, हर जगह सब कुछ था। लेकिन जो आप जितनी बड़ी बड़ी आज अट्टालिकाएँ देख रहे हैं, जितने बड़े औद्योगिक घराने देख रहे हैं, जितना जो चीज़ आप देख रहे हैं, जैसे किसी ने हीरा मोती जो कुछ भी पहन रखा है, जितनी मशीनरीज चल रही हैं, ये सब मनुष्यों ने दोहन कर करके निकाला है, सब चीज़ों को निकाला है। पहले कुछ नहीं था, लेकिन उसने कैसे जो है नथिंग से समथिंग बना लिया है, नथिंग से बहुत कुछ बनाते चला जा रहा है। ये उसके दिमाग पर, उसकी उपस्थिति पर निर्भर करता है कि हम उस विवेक का कैसे सदुपयोग करें, उस ज्ञान का कैसे यूटिलाइजेशन करें अपनी चीज़ों को अपने स्तर तक लाने के लिए। तो अब हम चर्चा करेंगे कि हम क्या क्या कर सकते हैं, गांव में ऐसे क्या क्या अवसर हो सकते हैं जिससे आत्मनिर्भरता बढ़े और लोगों को रोज़गार मिले, जितने गांव में काम कर रहे हैं उनको भी रोज़गार मिले। तो आइए हम उस पर चर्चा करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो है कृषि जगत। कृषि जगत में आपने देखा होगा, कृषि जगत में गांव तो पूरा कृषि जगत पे ही आधारित है, और पूरा भारतवर्ष तो यही कह सकते हैं कि कृषि जगत पे ही इसका आधार टिका हुआ है, कृषि जगत पे ही, क्योंकि ये कृषि प्रधान देश कहा जाता है, क्योंकि यहाँ 6 ऋतुएं जो हैं वो बराबर नियमित रूप से आती हैं, और ऐसा कोई भी तत्व नहीं है, भले चाहे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में ही मिले वो, लेकिन माइक्रो लेवल पे ही मिले, लेकिन वो मिलती ज़रूर हैं। ये भारत देश एक ऐसा देश है जहाँ पर 6 ऋतुएं तो आती ही आती हैं और हर तरह की चीज़ें की उपलब्धता है। अब हर चीज़ों की तरह की उपलब्धता को हमें कैसे यूटिलाइजेशन में लाना है, कैसे आम जनों के लिए उसको यूटिलाइजेशन करना है, इसको हमें विशेष तौर पर ध्यान रखने की आवश्यकता है। देखिए, हमारे पास जैसे गांव में है, गांव में कृषि जगत है, तो कृषि जगत में आजकल जो हो रहा है वो दैट इज़ जो हो रहा है ट्रेडिशनल क्रॉपिंग चल रही है। ट्रेडिशनल क्रॉपिंग का मतलब जैसे गेहूँ, धान, बाजरा, जो नॉर्मल क्रॉपिंग्स हैं वो चल रही हैं। लेकिन अगर आप कुछ अलग करने की चाहते हैं तो आप आइए, कुछ औषधीय पौधे उगाने शुरू कर दीजिए। आपके पास देखिए, ज़मीन की गांव में मेरे ख्याल से मुझे लगता है किसी के पास कमी नहीं होगी। मेरे पास कई सारे, मैं आपको बताऊं, कंस्ट्रक्शन में हूं मैं इकोलॉजिकल वेरियर भी हूं, एंड आई एम वर्किंग एज अ इकोलॉजिकल कंस्ट्रक्टर। मीन्स जो हमारा कंस्ट्रक्शन होता है वो टोटली इकोलॉजी बेस्ड होता है, मतलब हम पॉल्यूशन को बिना नुकसान पहुँचाए, बिना उनको हानि पहुँचाए हम लोग कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं। जैसे मिट्टी के घर बनाना हुआ, जैसे लकड़ी के घर बनाना हुआ, बांस के घर बनाना हुआ, या ट्री हाउसेस बनाने हुए, या यूज्ड बॉटल्स जो आपने देखा होगा उससे हम लोग घर बनाते हैं। तो ये सब चीज़ें होती हैं जिनमें किसी भी चीज़ का वो नहीं होता। तो मेरे अंतर्गत बहुत सारे लेबर्स काम करते हैं। जब मैं उनसे पूछता हूँ तो उनके पास पता लगता है 5-5 बीघा ज़मीन है और 10-10 बीघा ज़मीन है, एक एकड़ की ज़मीन है, लेकिन वो आ करके यहाँ मजदूरी कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उनको जो पैसा होता है वो तुरंत चाहिए। मतलब आज उन्होंने काम किया, आज उनको 300 रुपये, 400 रुपये आज दिहाड़ी मिल गए, दैट इज़ ओके फॉर देम, मतलब वो उसी में खुश हैं। लेकिन वो ये नहीं देख रहे हैं उनके पास वहाँ अथाह संपत्ति रखी हुई है। उस अथाह 5 एकड़ की भूमि कम नहीं होती मेरे ख्याल से। 5 एकड़ की भूमि एक साधारण व्यक्ति के लिए बिल्कुल कम नहीं है। वो चाहे तो उसमें सब कुछ उगा सकता है, सोना उगा सकता है, लेकिन वो ये चीज़ करना नहीं चाहते। मैंने पूछा इस भूमि का क्या करते हो, तो उन्होंने बताया उस भूमि को हम लोग पड़ती छोड़ देते हैं या तो फिर किसी और को दे देते हैं, वो उस पर खेती बाड़ी करता है और थोड़ा सा जो धान पान मिलता है वो हम लोग ले लेते हैं। मैंने कहा भाई ये तो गजब है, मतलब आपके पास भूमि होते हुए भी आप जगह जगह दौड़ रहे हैं, शहरों में आकर के लेबरगिरी कर रहे हैं, आप मजदूरी कर रहे हैं। उससे बेटर है कि आप अपने गाँव में जा कर के उस गाँव को ही विकसित करिए भाई। वहीं पर ही अपने जितने रिसोर्सेज हैं, अपने जितने आपके पास संसाधन उपलब्ध हैं, उसके लिए आप काम करें।
तो लेकिन उनको ऐसा नहीं है। लेकिन अब जब सब लोग गांव गए हैं तो सबको ये सोचना चाहिए कि हम कुछ ऐसी खेती विकसित करें जिसका लोगों में डिमांड हो। जैसे मैं औषधि खेती की बात कर रहा हूँ। औषधि खेती में आपकी बहुत सारी चीज़ें आती हैं, एलोवेरा आते हैं, दालचीनी आते हैं, मतलब ऐसी ऐसी जो प्रोडक्ट हैं, ऐसे ऐसे प्लांट्स हैं जो कॉमनली न यूज़ किए जाते हैं, जो कॉमनली जो है जिनकी फार्मिंग ट्रेडिशनल फार्मिंग ना होती हो। गेहूँ हर जगह आपको देखेंगे बहुतायत में जो है आपको मिल जाएगा, चावल हर जगह जिसको देखो वो कर रहा है, ठीक है। लेकिन ऐसी जो जैसे आपने देखा है बहुत, जैसे मशरूम फार्मिंग हुई, आप मशरूम फार्मिंग करके देखिए। मशरूम तो एक ऐसी चीज़ है कि आप उसके लिए ना किसी खेत की आवश्यकता पड़ती है ना कुछ, बस एक छोटा सा स्पेस की आवश्यकता पड़ेगी जहाँ पे आप मशरूम तादाद में उगा सकते हैं, उसको इंपोर्ट भी कर सकते हैं, एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं, या किसी अपने आसपास के जितने होटल चेन्स हैं, जितने आपके रेस्टोरेंट्स हैं, उनमें आप उसको दे सकते हैं। देने के बाद मतलब उन लोगों से संपर्क साध करके उनसे जो है आप वो करके कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे करके आप उनको जो है दे सकते हैं और अपना जो है वो भी कर सकते हैं। तो आप अन्य लोगों को भी सिखा सकते हैं कि भाई मशरूम फार्मिंग कैसे होती है, क्या होती है। औषधि खेती है, तरह तरह के औषधि पौधे हैं, उनका आप प्रयोग कीजिए, उनको उगाना शुरू कीजिए। जरूरी नहीं है कि आपके जो पूर्वज या जो भी आपके जो पहले से उगते चले आ रहे हैं धान, गेहूँ, मक्का, ज्वार, ये सब, इनकी बजाय आप कुछ ऐसी खेती कीजिए जिससे जिनकी मार्केट में खींच ज़्यादा है। जैसे बाबा रामदेव को देखिए, बाबा रामदेव ने क्या बहुत अलग काम किया है, कोई अलग नहीं काम किया, बस ही हैज़ यूटिलाइज्ड हिज ब्रेन और कुछ नहीं किया। उन्होंने क्या किया, आपने देखा होगा गांव में हम लोग जब रहते थे, हम लोग क्या करते थे, हमारे पास कोई इतनी दवाइयाँ नहीं रहती थी, इतनी जो आप जो देख रहे हैं आप केमिकल जो दवाइयाँ जो यूज़ होती हैं वो सब किसी काम के नहीं है। मतलब वो शरीर को आप समझिए, वो शरीर को बिल्कुल एक बीमारी और व्याधि वाला शरीर बना देते हैं। उससे बेटर है आप गांव में जाएंगे तो गांव में ज़्यादातर दवाई, पहले तो कोई दवाई नहीं यूज़ करता था, आज के समय में गांव में भी दवाइयाँ का प्रचलन बढ़ गया है। तो ऐसा नहीं है। जैसे बाबा रामदेव हैं, उन्होंने हर्बल मेडिसिन जो किया है, हर्बल मेडिसिन क्या है, कुछ नहीं। आप देखिए एलोवेरा जूस है, एलोवेरा जूस दैट इज़ सिंपल नॉर्मल थिंग, आप उसमें क्या कर लेंगे, लेकिन वो मिल रहा है 250 रुपये का और 1 लीटर की बॉटल। अब बताइए एलोवेरा में मेरे ख्याल से 4-5 पत्तों में से ही 1 लीटर की बॉटल बन जाएगी। अब उसकी कॉस्टिंग आप निकालिए कितनी होगी, मात्र 20 रुपये में आपके 1 लीटर की बॉटल तैयार हो जाता है विद प्रिजर्वेटिव डाल दीजिए और बाकी का मार्केट में सेल करिए। आजकल जो प्रचलन चल रहा है यूनिक चीज़ का, मतलब आजकल देख रहे हैं लोगों का रुझान जो है हर्बल चीज़ों पे ज़्यादा आ रहा है। क्यों बाबा रामदेव इतने उच्च कोटि के हो गए, क्यों? क्योंकि उन्हें हर्बल चीज़ों का जो यूज़ था उन्होंने उसको प्रचार प्रसार कर दिया, उन्होंने यूटिलाइजेशन किया अपने ज्ञान का। बस यही हमें भी करना है। जहाँ जहाँ हम जिस प्रदेश में, जिस गाँव में, जिस जगह जा रहे हैं वहाँ पर हर्बल फार्मिंग करना शुरू कर दें। जो मेडिसिनल प्लांट्स हैं उनका फार्मिंग करना शुरू कर दें, उनको उगाना शुरू कर दें। जब उनको उगाएंगे अपने आप धीरे धीरे करके उनकी उपयोगिता बढ़ेगी, लोगों में अवेयरनेस जागेगा। प्लस साथ में आप जितने आसपास की इंडस्ट्रीज़ हैं, आसपास के वो हैं, वहीं जैसे कुटीर उद्योग बना करके ही आप उसको जो है पैकिंग करना शुरू कर दीजिए, प्रिजर्वेटिव्स डाल करके पैकिंग करना शुरू कर दीजिए। उसको आसपास के गाँवों में, आसपास की लोकेलिटीज़ में, जितने शहर हैं, जितने कस्बे हैं, वहाँ प्रदान करना शुरू कर दीजिए, उनकी मार्केटिंग करना शुरू कर दीजिए। देखिए कैसे नहीं चलेगा, छोटी छोटी चीज़ें हैं। आप बीज हैं, आजकल जो बीज है ना वो हाइब्रिड बीज हैं। हाइब्रिड बीज का मतलब समझ रहे हैं, जब ग्रीन रेवोल्यूशन आया था, जब ये आपकी हरित क्रांति आई थी, तो हरित क्रांति में गवर्नमेंट ने बहुत ही, मतलब जिसे मैं गलत शब्द ही बोलूँगा, बदतमीजी की थी एक तरह से। बदतमीजी में क्या किया था उन्होंने, इतना झकझोरना शुरू कर दिया, जितने भूमि को, मृदा को बिल्कुल उसमें तरह तरह के केमिकल, यूरिया, फर्टिलाइजर्स इतना डालना शुरू कर दिया कि भूमि की जो उर्वरक क्षमता थी, जो उर्वरक शक्ति थी, जो न्यूट्रिशनल वैल्यू जो पौधों को वो देते थे, प्रदान करते थे, वो सब खत्म हो गई। ठीक, उस ख़त्म होने के बाद क्या हुआ, अब धीरे धीरे ये सब इंडस्ट्रीज डेवलप हुई, यूरिया और ये सब जो सेक्टर्स हैं, जो खाद वाद प्रोसेसिंग यूनिट हैं, ये सब डेवलप हुई। इन्होंने क्या किया, इन्होंने और तेज़ी से खाद डेवलप करना शुरू किया, जिससे भूमि की जो उर्वरक क्षमता थी वो पूरी बाँझ हो गई, मतलब वो पूरी तरह ख़त्म कर दी गई। आज जब तक आप उसमें 50 किलो जो है नहीं झोंकेंगे, तब तक वो 20 किलो का उत्पादन नहीं करेगी। तो ये भूमि की वो कर दी गई है। तो और
हाइब्रिड बीजों का क्या किया इन्होंने, उन्नत जो बीजें थी, आज आप जो लाल लाल गोल गोल टमाटर देखते हैं ना, बहुत टमाटर देखते हैं या लौकी देखते हैं इतनी बड़ी बड़ी और ये सब चीज़ें देखते हैं, ये सब क्या है, ये सब कुछ नहीं है, इनकी न्यूट्रिशनल वैल्यू है आप समझिए 10%। जितना बड़ा आप देखेंगे ना उतनी उनकी न्यूट्रिशन वैल्यू 10% है। लेकिन जितनी चीज़ें आप देसी चीज़ें लेंगे, देसी आपने देखा होगा देसी धनिया लोगों की इतनी डिमांड होती है, ये देसी बीज होनी चाहिए, ये देसी परवल होना चाहिए, देसी टमाटर होना चाहिए, क्यों? उसकी कीमत भी ज़्यादा होती, क्यों? क्योंकि उसमें न्यूट्रिशनल वैल्यू, उसमें न्यूट्रिशनल पावर और जो औषधीय गुण होते हैं उसमें देशी बीजों में सबसे ज़्यादा रहते हैं। तो दूसरा, युवाओं को ये चाहिए कि अब गांव गए हैं या ऐसी जगहों पर गए हैं तो देसी बीजों, उन्नत किस्म की जो बीजें हैं उनको लेकर के फिर से उनका जो ऑर्गेनिक फार्मिंग है उसको शुरू करें। जो ट्रेडिशनल फार्मिंग है अपनी, जो पुरानी वैदिक फार्मिंग जिसे बोलते हैं, नॉट ट्रेडिशनल फार्मिंग हैज़ बीन चेंज टू डिफरेंट थिंग, लेकिन जो वैदिक फार्मिंग है उसको अप्लाई करें। वैदिक फार्मिंग में बहुत सारी चीज़ें आती हैं कि बिना किसी केमिकल फर्टिलाइज़र के, बिना किसी चीज़ों के उपयोग किए बिना आप जो है ट्रेडिशनल फार्मिंग, वैदिक फार्मिंग आप कर सकते हैं। क्या? नीम की खली हुआ, गोबर हुआ, गोबर तो सबसे अच्छी चीज़ है, मतलब गोबर और गोमूत्र जहाँ पे है वो समझिए वो आप उससे बहुत कुछ कर सकते हैं, सोना तक मतलब उगा सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं। तो इन सब चीज़ों का उपयोग करके आप हर्बल फार्मिंग कीजिए, आप जो है ये ऑर्गेनिक फार्मिंग कीजिए। ऑर्गेनिक फार्मिंग का कितना जो है इस वक्त क्रेज चल रहा है, आप जानते हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग की इतनी छोटी सी 1 किलो आप भिंडी लेंगे, जो नॉर्मल भिंडी लेंगे वो आपको 20 रुपये किलो में मिल जाएगी। लेकिन ऑर्गेनिक वही भिंडी लेंगे जो ऑर्गेनिक 1 किलो ही भिंडी, और वो भी उसका जो साइज़ होगा वो आप देखेंगे छोटी छोटी होगी, लेकिन 1 किलो उसकी कीमत होगी 50 रुपये किलो। तो दोनों में बहुत अंतर है, क्यों? क्योंकि उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू ज़्यादा है, उसमें किसी भी केमिकल फर्टिलाइजर्स इन सब चीज़ों का कोई भी यूज़ नहीं किया गया है। और यूज़ नहीं करने के कारण ना आपके अंदर कोई केमिकल जा रहा है, ठीक, ना कोई आपकी जो फूड चेन है, जैसे चिड़िया जो खा रही है या उसको गाय खा रही है या कुछ कर रहा है, उसमें जो फूड चेन में जो पॉल्यूटेड चीज़ें आ रही हैं, जो पॉल्यूशन बढ़ रहा है या जो पॉइजनस चीज़ें बढ़ रही हैं, जो टॉक्सिफिकेशन बढ़ रहा है, दैट हैज़ बीन टोटली एनग्रेव, मतलब वो वहीं पे जो है पॉज कर दी जाती हैं। तो ऑर्गेनिक फार्मिंग एक ऐसा वो है जिसको हर युवा को अपनाना चाहिए, और धीरे धीरे इस ऑर्गेनिक फार्मिंग का इतना तेज़ क्रेज आ रहा है। आपको बताऊं, जब आप विदेश में मैं तो बहुत सारे लिंक्डइन इन सब चीज़ें जुड़ा हूँ, तो मैं जानता हूँ वहाँ पे ऑर्गेनिक फार्मिंग की कितनी कीमत है। यहाँ पे तो कोई कीमत ही नहीं, यहाँ पे लोग समझते ही नहीं है, लोगों को हेल्थ कॉन्शियस ही नहीं है अपने विषय में कि हमारी हेल्थ किस तरह ठीक रहे। लेकिन वहाँ के बाहरी लोगों में हेल्थ कॉन्शियसनेस इतनी ज़्यादा है कि उनको अगर वही चीज़ 10 रुपये का मिल रहा होगा, वही चीज़ 1000 रुपये की मिल रही होगी, तो वो 1000 रुपये की चीज़ ज़्यादा लेना प्रेफर करेंगे। क्यों? क्योंकि वो ऑर्गेनिक है, वो प्योर है, वो विदाउट केमिकल फर्टिलाइज़र के उपयोग के बना हुआ है। तो ये सब कुछ छोटी मोटी चीज़ें हैं जिनको आप गांव में भी यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। जैसे हर्बल फार्मिंग हुआ, ठीक है, इसको आप मेडिसिनल उगाइए, मेडिसिन उगाइए। बहुत सारे आपके गांव में ऐसे लोग भरे पड़े हैं जिनको मेडिसिन का बहुत अच्छा ज्ञान है। कौन से मेडिसिन? ये वाले नहीं, पत्तों का मेडिसिन, या जो है जड़ों को कैसे यूटिलाइजेशन करना चाहिए, उनके बीजों को क्या खाना चाहिए, जब बुखार हो तो कौन से पत्तों को मल लेना चाहिए जिससे बुखार खत्म हो जाए, या किसका काढ़ा बना के पी लेना चाहिए जिससे बुखार, सर्दी, खांसी, जुकाम या बड़े बड़े रोग जो है ख़त्म कर दिए जाएँ। लेकिन वो धीरे धीरे वो जो प्रचलन है, जो ट्रेडिशन है, दैट इज़ टोटली गोइंग ऑन एक्सटेंशन। मतलब वो एक्सटेंशन का मतलब विलुप्ति के कगार पे है वो, और वो धीरे धीरे वो प्रजाति भी विलुप्त हो रही है। प्रजाति मतलब वो जो अपने पुराने लोग थे, वो लोग भी धीरे धीरे जान रहे हैं कि आजकल के जो नव युवक हैं उनको कोई इन सब चीज़ों में इंटरेस्ट नहीं है, तो ये सब जो विद्याएं हैं वो उन्हीं के साथ धीरे धीरे चली जा रही हैं। हालांकि फ़िलहाल थोड़ा बहुत वो लोग जानते भी हैं और करते भी हैं ऐसा काम, लेकिन फिर भी आप लोग नए युवा हों, आप लोगों को भी चाहिए कि इन सब चीज़ों का उपयोग करना शुरू कर दें। जैसे आपका हर्बल फार्मिंग मैंने बता ही दिया, मेडिसिनल फार्मिंग बता दिया, ऑर्गेनिक फार्मिंग आपको बता दिया कि ऑर्गेनिक फार्मिंग में आपको तरह तरह के जो है आपको किसी भी केमिकल फर्टिलाइज़र इन सब चीज़ों का उपयोग न करते हुए बिल्कुल प्योरेस्ट फॉर्म जो होता है सब्जियों का या फलों का, उन सबको आपको प्रदर्शित करना है, आपको सामने लाना है। जैसे ऑर्गेनिक फार्मिंग, और इसका यूटिलाइजेशन भी इतना है ना, इसकी इंडस्ट्री भी बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, बहुत तेज़ी से ग्रो हो रही है। अभी आप लोगों को पता नहीं चल रहा है क्योंकि आप मार्केट में है नहीं, लेकिन आप देखेंगे तो ऑर्गेनिक फार्मिंग मैं बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट के पास हूँ, मतलब मेरे जो क्लाइंट्स हैं वो टोटली बहुत टॉप लेवल के, टॉप नॉच के जो है इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, ठीक है। उनकी जो फार्मिंग होती है, जो वो लोग खाते पीते हैं, उनका आप समझिए 20-30 किलोमीटर दूर से उनके लिए सब्जियां आती हैं। लेकिन कौन सी आती हैं? जो उनके फार्म में उगाई हुई हो, टोटली प्योरेस्ट फॉर्म में, मतलब जहाँ कोई फर्टिलाइज़र, कोई केमिकल का यूज़ न किया हो। वो बाहरी
मेडिसिन नहीं खाते या बाहरी जो है ये फल फ्रूट सब्जी वगैरह नहीं खाते। वो जब भी खाएंगे अपने द्वारा उगाए हुए सब्जियों, क्योंकि उनकी न्यूट्रिशन वैल्यू, उनकी औषधीय गुण, जब आप खाएंगे तो उनसे प्रतिरोधक क्षमता जो बॉडी में आएगी वो बहुत ज़्यादा हो जाएगी। वो मतलब इन सब चीज़ों के कारण जो है उनका ज़्यादा। हाँ, तो सॉरी दैट वॉज पॉज्ड एक्चुअली, तो मैं फिर से आया हूँ आपके सामने। तो जो मैं आपको बता रहा था, ऑर्गेनिक फार्मिंग आप करिए, इसके बाद बहुत सारे डेयरी है, आप गवर्नमेंट भी एसएमईज़ को इतना सारा वो दे रही है। आज देखिए 20 लाख करोड़ गवर्नमेंट ने निकाला है। वो किसके लिए निकाला है? डिफरेंट सेक्टर्स के लिए निकाला है, और सब में उन्होंने जो है एक वो डाल दिया है कि ये इतना फंड इसको जाएगा, इतना फंड इसको जाएगा, इतना फंड इसको जाएगा। तो आप डेयरी फार्मिंग करिए। डेयरी फार्मिंग में आपको पास भूमि होनी चाहिए, गाय भैंस खरीदिए, गाय भैंस आप जो है उसकी डेयरी करिए, और आपको शुद्ध दूध मिलेगा। ऐसा तो नहीं है आप जो दूध पी रहे हैं वो दूध क्या है? वो पूरा प्योर केमिकल से बना हुआ दूध है। जितना आप देखते हैं जो पैकेटों में आता है, जो अमूल से बनता है, इनसे बनता है। आपको क्या लगता है कि ये सारे दूध आप जो पी रहे हैं दैट इज़ विद द प्योरेस्ट फॉर्म? बिल्कुल नहीं, प्योर नहीं है। वो टोटली डिटर्जेंट, तरह तरह के और चीज़ों से बनते हैं। लेकिन क्या करें, खपत इतनी है जितनी दूध का सबसे ज़्यादा इंडिया में खपत है, लेकिन उस हिसाब से उत्पादन क्षमता भारत की बहुत कम है। क्यों? क्योंकि गाय भैंस रह ही नहीं गए हैं। कहीं कोई आजकल गाय भैंस नहीं पालना चाह रहा। जिसको देखो वो सब जो है 2-3 कुत्ते रख लेंगे, उसी से बोलेंगे कि यही कुत्ते चलाओ। ये शहरीकरण है। शहरीकरण मतलब, शहरीकरण का मैं कहता हूँ मतलब बिल्कुल सेंस का लोप हो जाना। मतलब आप कुत्ते पाल सकते हैं लेकिन 2 गाय नहीं पाल सकते हैं। ठीक है, मैं मानता हूँ गाय पालने के लिए आपको थोड़ा सा जगह की आवश्यकता होगी, सब कुछ होगा, लेकिन अपने आसपास के जितने आपके फार्म हाउसेज हैं, गांव देहात हैं, वहाँ पे कम से कम थोड़ी सी यूटिलाइजेशन करके आप जो है वहाँ पे गाय भैंस पालिए। उससे काफ़ी दूध वूध मिलेगा। आप दही, दूध, घी, आपको किस चीज़ की कमी पड़ेगी? कुछ नहीं। आप डेयरी फार्मिंग करिए। डेयरी फार्मिंग के लिए गवर्नमेंट ने बहुत ज़्यादा फंड आपको देंगे। गवर्नमेंट इतना फंड देगी कि आप सोच नहीं सकते। 1 करोड़ का जो है इन्वेस्टमेंट आपको देंगे सिर्फ 50 गाय रखने के लिए। ठीक है, उसमें भी गवर्नमेंट के लोग ही आएंगे, और वो 1 करोड़ का जो फंड है वो 5 साल तक के लिए पूरी तरह माफ़ है। अब तो शायद अब पता नहीं कितना 10 साल तक के लिए माफ़ कर दिया हो सकता है अभी, क्योंकि मैंने अभी देखा नहीं है। तो जब तक मेरी नॉलेज में था तब तक 5 साल के लिए विदाउट इंटरेस्ट वो गवर्नमेंट लोन दे रही थी 1 करोड़ रुपए का। ठीक है, उसमें आप जो है फार्मिंग करिए, गाय भैंस रखिए, सारी चीज़ करिए, आपके पास कोई चीज़, किसी चीज़ की कमी नहीं होगी। तो ये भी है। ठीक है, और दूसरी चीज़ इसके बाद फिर बहुत सारे आते हैं। आप कुटीर उद्योग बनाइए। जैसे गांव के लोग हैं, गांव के लोगों को ही लेकर के अगरबत्ती का वो हुआ। आप गोबर से अगरबत्ती बनाइए, गोबर में बहुत सारी चीज़ें डाल करके उनको अगरबत्ती के फॉर्म में करिए, धूप के फॉर्म में करिए। आजकल लोगों में एक बहुत अच्छा प्रचलन चला है कि जो यज्ञ हवन सामग्री है उसको भी लोग बना रहे हैं, और तेज़ी से फैल रहा है। मैंने देखा वही यज्ञ हवन सामग्री जो 5 रुपये में ऐसे वैसे करके बन जाता है, उसको एक अच्छे से पैकिंग का रूप दे करके 100 रुपये में बेचते हैं। मतलब आप सोचिए हम लोगों का दिमाग कैसा है कि वही जो चीज़ हम घर पे बना सकते हैं उसको अगर हम देखेंगे कि बाकायदा शाइनिंग पैकेट में लगा हुआ है, उसको हम लोग 100 रुपये में खरीद लेते हैं, लेकिन वही हम घर पे नहीं बना सकते। और घर पे बनाने में कोई इसमें कुछ नहीं है। ये नेक्स्ट सेशन में है, क्योंकि इतना सारा मैं इस सेशन में नहीं बोल पाऊँगा कि ये सब कैसे बनता है। जितने लोग गए हैं आप उनको लेकर के अगरबत्ती बनाइए, आप उनको लेकर के धूप बनाइए, आप उनको लेकर के, आजकल गोबर के बहुत ज़्यादा इतना डिमांड हो गया है कि ये जो अगरबत्ती वगैरह हैं ये सब पहले केमिकल से बनते थे। जो ब्लैक आपने देखा है ये, और उसमें केमिकल डाले जाते थे जो आपकी नाक में जा करके और भी कैंसर वैंसर, कार्सिनोजेनिक होता था ये, कैंसर वैंसर वो करता था और पॉल्यूशन क्रिएट करता था। लेकिन अब जो लोगों ने एक नए उस पे आए हैं ट्रेंड पे, वो है गोबर। पहले भी हमारे यहाँ गोबर की धूप बत्ती सारी चीज़ बनती थी, लेकिन धीरे धीरे ये जब इंडस्ट्रीज़ बढ़े तब इन लोगों ने इसको ख़त्म कर दिया। मतलब इन्होंने इंडस्ट्रियलाइजेशन, इनको कैप्चर करने, इस मार्केट को कैप्चर करने के लिए इन लोगों ने केमिकल का यूज़ करके अगरबत्ती और ये सब बनाने शुरू कर दिए। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, धूप है, अगरबत्ती है, हवन सामग्री है, या जो केक्स आते हैं, इतने छोटे छोटे केक्स आते हैं, बड़े बड़े केक्स भी आते हैं जो आप घर में अगर जला लें तो उससे जो फ्यूम्स निकलेंगे, जो आपके धुआं निकलेगा, वो पूरे घर को, एनवायरनमेंट को शुद्ध कर देगा। उसकी बहुत तेज़ी से अमेरिका में आप जानते हैं, जो हम लोग यहाँ पे यज्ञ हवन से बहुत दूर रहते हैं, उन लोगों ने, आप वहाँ जाइए, वहाँ देखिए 250 रुपये का एक इतना छोटा सा केक बिकेगा, वो भी डंग केक, काऊ डंग केक।
मतलब यू विल बी टोटली फ्लैबरगास्टेड टू नो कि भाई ये क्या हो रहा है। मतलब जो चीज़ हम यूज़ करते थे उसको हम लोगों ने छोड़ दिया और वो चीज़ वो लोग अपना रहे हैं, क्योंकि उनको उस चीज़ की इम्पोर्टेंस, उस चीज़ की वो चीज़ें पता लग गई हैं, लेकिन हम लोगों को नहीं पता लगी। हम लोग एप करते हैं ना किसी दूसरे को, बहुत जल्दी हम लोग जो है नकल कर लेते हैं। भले चाहे अगर विदेशी बोल दें कि भाई ये चीज़ ऐसे हो जाएगा, उछल के हमें खाना खाना है, तो हम उछल के करने लगे, ये नहीं सोचेंगे उसके पीछे तथ्य क्या है, उसके पीछे क्या है। बस उन्होंने कहा है, ज़रूर वो वैज्ञानिक उस पर आधारित होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। हमसे ज़्यादा वैज्ञानिक, हमसे ज़्यादा जैसे बोलते हैं लॉजिकल कोई अन्य, मैं धर्म की बात नहीं कर सकता, मैं संस्कृति की बात कह रहा हूँ, हम संस्कृति कोई नहीं हो सकती। बस हमें उसको समझने की देर है कि भाई वो किस उद्देश्य से कह रहा है, किस निमित्त कह रहा है। ठीक है, अब हम आते हैं, बहुत सारी चीज़ें अब मैंने आपको बता दी। मधुमक्खी पालन है, अब आप देखिए वहाँ जाइए गांव में मधुमक्खी पालन कीजिए। एपीकल्चर दैट इज़ वन ऑफ द वंडरफुल थिंग यू कैन डू विदाउट एनी, मतलब उसमें कोई कॉस्टिंग भी नहीं लगेगी। छोटे छोटे ब्लॉक्स बनते हैं लकड़ी के, उसमें आप एपीकल्चर करना शुरू कर दीजिए। आपको जो वैक्स मिलेगा, आपको जो है हनी मिलेगी, साथ में आप मधुमक्खी को भी जो है उसमें पनाह दे रहे हैं और सब कुछ कर रहे हैं। मतलब उससे और भी अन्य लोगों को भी जो है सुख सुविधाएँ मिल रही हैं। प्लस दूसरी बात, जो अभी आजकल आप शहद वहद देख रहे हैं, सब केमिकल युक्त बन रहा है, सब चीनी वीनी घोल करके, शर्करा और तरह तरह के केमिकल मिला करके शहद बनाए चल जा रहे हैं। लेकिन जो आप जब एपीकल्चर और इन सब चीज़ों को बढ़ावा देंगे, एपीकल्चर मतलब होता है मधुमक्खी पालन, ठीक है, उन सब चीज़ों को बढ़ावा देंगे, तब इससे क्या होगा, इससे जो है आप लोगों को एक हेल्थ प्रोवाइड कर रहे हैं, मतलब स्वास्थ्य जागरूकता प्रोवाइड कर रहे हैं, लोगों को स्वास्थ्य भी प्रोवाइड कर रहे हैं। उसमें ऐसा नहीं कि आप मतलब चीनी वीनी घोल करके लोगों को पिला दे रहे हैं, बोल रहे हैं शहद है, उससे बॉडी में डायबिटीज़ और तरह तरह की चीज़ें पैदा हो रही हैं। शहद तो एक ऐसी चीज़ है जिससे डायबिटीज़ होता नहीं है। तो एपीकल्चर हुआ, मत्स्य पालन हुआ, आप मछली पालन जो भाई ऐसी चीज़ें कर सकते हैं वो मत्स्य पालन करें। बड़े बड़े कुंड बना लीजिए, वहाँ पे मछली पालन करना शुरू कर दीजिए। मछली पालन भी एक तरह के आप होटल्स में भी वो कर सकते हैं। हालांकि मैं इसके बिल्कुल खिलाफ रहता हूँ, लेकिन फिर भी मैं मतलब एक नॉर्मल होकर के मैं आपको एक सजेशन दे रहा हूँ कि मछली पालन है। और भी हैं जैसे कुटीर उद्योग में आपने देखा हो गाँव में तरह तरह के लोगों के पास अपनी अलग अलग हुनर होती है, अपनी अलग अलग प्रतिभाएं होती हैं जिसको हम लोग नहीं जानते। तो उनसे आप हस्तशिल्प उद्योग करवाइए, ठीक है। हस्तशिल्प उद्योग आजकल हाथ की बुनाई के बड़े जो है कारीगर हो गए हैं। और उनको जब हम लोग मॉल्स में जाते हैं, या मॉल्स बोल रहे हैं, मॉल्स में भी जा रहे हैं, या हम किसी घूमने घामने जाते हैं, तो हम ऐसी चीज़ों को ज़्यादा वो करते हैं। और वही चीज़ जो नॉर्मल 5-5 रुपए में बिकती हैं, वो हम 250, 150, 500 में वही चीज़ हाथ से बनी हुई चीज़ें लेकर के आते हैं, बोलते हैं और सजाते हैं ड्राइंग रूम में कि ये देखो वो है। तो वो सब जो चीज़ें हैं, इन सब चीज़ों को आपको यूटिलाइजेशन करना आना चाहिए कि कैसे लोगों को, जब लोगों को यही पसंद है आप उनको यही दीजिए, लेकिन अपनी तौर से। आप जाइए अपने गांव में, अपने गांव के लोगों के पास जो आपको बताऊं ऐसी कैपेसिटी है, ऐसे टैलेंट हैं कि आप सोच नहीं सकते। बस वो छुपे हुए टैलेंट हैं। हम लोग आकर के यहाँ लेबरगिरी कर जाते हैं, लेकिन वही टैलेंट अगर हम गाँव में करके, यहाँ पे शहरों में क्या होता है, शहरों में वही टैलेंट को हम जो है चूज़ करके आपको यहाँ पे जो है काम करवा लेते हैं, लेकिन वही जो आप गांव में करेंगे तो आपको मज़ा नहीं आता। लेकिन गांव में भी ऐसे लोगों को पकड़िए जिनके पास टैलेंट है, उनको एक बार गांव में सर्वे कीजिए कि भाई ऐसा गांव में ऐसी कौन से लोग हैं जिनके पास क्या क्या टैलेंट है। उस टैलेंट के हिसाब से आप उसमें से चीज़ें निकालना शुरू कीजिए, उसमें से रोज़गार के अवसर चुनने शुरू कीजिए। कि अब जैसे लिज्जत पापड़ का आपने नाम सुना होगा, सभी लोगों ने सुना होगा। लिज्जत पापड़ कैसे बना? एक औरत थी गुजरात में, वो बहुत अच्छा पापड़ बनाती थी। तो धीरे धीरे उसने एक को खिलाया, दूसरे को खिलाया, धीरे धीरे सब लोग उसका पापड़ खाने आने लगे। धीरे धीरे उसने 4-5 महिलाओं को करके बस रेसिपी उसने बता दी कि भाई इस तरह पापड़ का जो है वो जो मेन मसाला होता है वो तैयार करना है, बस इसके बाद लिज्जत पापड़। और लिज्जत पापड़ आप खाइए, क्या है उसमें, कुछ नहीं, मूंग की दाल का, उसमें बीच में जो है वो पड़े हैं जो ब्लैक पेपर है, मतलब काली मिर्च है, वो पड़े हैं, बस वही है। लेकिन लिज्जत पापड़ आज देखिए कितने बड़े कारोबार पे हुआ है, कुटीर उद्योग में सबसे ऊपर जाना जाता है लिज्जत पापड़। तो हमारे जैसे गांव में आप देखिए, गांव में अचार की कमी है क्या? कौन सी औरत ऐसी होगी जो अचार वहाँ नहीं बनाना जानती होगी? और ऐसे अचार, ये सब तो बड़े बड़े गंदे तेल वेल मिला करके आपको देते हैं। आपको सिर्फ अभी तक आप लोग जानते होंगे आम का अचार या नींबू का अचार या जो है इनका अचार, लेकिन बहुत सारे तरह के अचार होते हैं। आप गांव में जाएंगे, औरतें डिफरेंट तरह के फलों का अचार, जड़ों का अचार, पत्तियों का अचार और फ्रूट्स का अचार, तरह तरह के अचार बनाती है। बांस का अचार कभी आप लोगों ने खाया नहीं होगा, बांस का अचार बहुत टेस्टी होता है। बांस का अचार और मिलता कैसे है? 850 रुपीज़ पर केजी। अब आप सोच लीजिए बांस की कितनी कीमत है।
तो इन सब अचारों का धंधा शुरू कीजिए, अचारों का उद्योग बनाइए, खोजिए अपने गांव में कौन कौन ऐसे समर्थ लोग हैं, कौन कौन ऐसे लोग हैं, उन लोगों को भी रोज़गार मिलेगा, उन लोगों को भी टैलेंट आएगा बाहर निकल करके, आपके भी गांव का नाम रोशन होगा। आपके जिस कस्बे में आप रह रहे हैं, जिस उसमें, वहाँ जो आप कुटीर उद्योग लगाएंगे, कुटीर उद्योग धंधा करेंगे, वहाँ पे भी बहुत तेज़ी से जो है वो होंगे, शुरुआत होंगे। तो ये सब चीज़ें आप शुरुआत कीजिए। हस्तशिल्प उद्योग मैंने आपको बता दिया, हथकरघा है, आपने देखा होगा रस्सी वस्सी जो लोग बनाते हैं, बुनते हैं, ठीक है, वो चला करके शायद शहर के लोगों ने तो देखा भी नहीं होगा। तो ये सब चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जिससे आप धीरे धीरे करके बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं, ठीक है। और मैंने आपको बता दिया, अब जैसे मास्क है, आजकल मास्क का बहुत तेज़ी से उपयोग चल रहा है, तो गांव में औरतें खाली बैठी हैं, उनको लगा दीजिए भाई, मशीन ही तो देना है, मशीन। और मुझे नहीं लगता कि किसी गांव में किसी के घर में मशीन नहीं होगी, उनको लगा दीजिए, मास्क बनवाना शुरू कर दीजिए, मास्क का कारोबार करना शुरू कर दीजिए, और डिफरेंट तरह के यूनिक, ऐसा नहीं कि सेम वही मास्क जो हम पहन रहे हैं वही बनाइए, कुछ उसमें अपना दिमाग लगा करके, कुछ उसमें डिफरेंट तरीके से यूनिक चीज़ करके आप जो है मास्क का कारोबार शुरू कीजिए, ग्लव्स का कारोबार शुरू कीजिए। इन सब की इतनी कमी है, आपको बताऊं, आजकल तो फैशनेबल लोग हैं, लड़के भी कपड़े पहनेंगे तो उनको रेड टी शर्ट के साथ रेड मास्क चाहिए और रेड वो सारी चीज़ चाहिए, रेड ही ग्लव्स चाहिए। तो इन सब चीज़ों का शुरू कीजिए। और लड़के हैं तो हो सकता है उनको जो है मतलब यहाँ पे डेंजर वाला साइन चाहिए, बैट बॉल वाला साइन चाहिए, या कुछ अलग साइन चाहिए। तो ये सब चीज़ें करना शुरू कीजिए, धीरे धीरे आप देखेंगे आप इस इंडस्ट्री को आप पकड़ लेंगे। और क्योंकि वहाँ पर गाँव के लोग अभी बहुत खाली भी बैठे हैं, चीज़ें भी हैं, तो धीरे धीरे उस रिसोर्स का यूटिलाइजेशन शुरू कीजिए। बल्कि शहर वाले इस वक्त, इस 6 महीने, आने वाले 6 महीने में वो बिल्कुल तबाही के कगार पे हैं, उनके पास रिसोर्सेज नहीं है, उनके पास लेबर नहीं है। तो ये सब चीज़ें आप पहले जो पकड़ लेता है, जिसे बोलते हैं फर्स्ट एंट्रेंट, मार्केट का जो फर्स्ट एंट्रेंट होता है, उसने अगर इस मार्केट को ग्रैब कर लिया तो दैट विल बी द ऑन द टॉप नॉच। तो वो हमें करना है। तीसरी बात जो मैं अभी आपको बताने जा रहा हूँ वो थोड़ा सा अलग है। अब देखिए, ये आजकल टूरिज़्म सेक्टर पूरी तरह बर्बाद हो चुका है। आपको पता है 1 साल 2 साल के 3 साल भी लग जाएंगे हो सकता है टूरिज़्म सेक्टर को डेवलप होने में। होटल इंडस्ट्री पूरी डूब गई है। टूरिज़्म सेक्टर को हम अपने गाँव में कैसे इसको बढ़ा सकते हैं? आप कहेंगे गाँव में टूरिज़्म सेक्टर? हाँ जी, गाँव में टूरिज़्म सेक्टर। अब सुनिए कैसे। देखिए, मैं आपको एक थोड़ा सा अपना पर्सनल वो बताता हूँ। मैं हिमाचल गया था, वहाँ पे मुझे कई लोगों से, जब मैं वहाँ के होटलियर से मैंने बात किया, तो मैंने कहा कि भाई कितने लोग आते हैं यहाँ पे, क्या जो है वो है, कैसे कैसे तरह के लोग आते हैं। तो लोगों ने बताया भाई आते तो सभी लोग हैं, लेकिन अब कोई ऐसे कंक्रीट वाले होटल्स में नहीं रुकना चाहता। मैंने कहा क्यों? बोले वो लोग बोलते हैं कि भाई हम लोग, इससे अच्छा तो हमारा घर है, हम लोग भी वहीं पे, वहाँ भी एसी की सुख सुविधा ले रहे हैं, वहाँ भी कंक्रीट की दीवारें और बड़ी बड़ी अच्छी जो है कलाकृति नमूने, आजकल तो सबके घर आपने देखा हो वंडरफुल बने होते हैं। तो वहाँ से जब आ रहे हैं तो फिर वो 5 स्टार होटल में या 4 स्टार होटल में, 3 स्टार होटल में, कंक्रीट जैसे होटल में रुक करके क्या करेंगे? वहाँ पे हिमाचल में देखा एक प्रकृति आलय है। प्रकृति आलय किस तरह का है? बिल्कुल नेचुरल वे में है। नेचुरल वे में वहाँ मिट्टी के घर बने हैं। आपको बताऊं, जैसे हमारे गांव में घर होते हैं ना, उसी तरह के ऊपर छप्पर छपा दिया गया है और थोड़ा अंदर लाइटिंग से थोड़ी सजा दी गई है। ठीक है, आपको वो मिलेगा, क्या नाम है, लालटेन जिसे बोलते हैं, जाने के लिए आसपास लालटेन मिलेगी और लालटेन लटका हुआ है। और उसकी कीमत आप जानते हैं, 1 दिन का टैरिफ है उसका, दैट इज़ 5000 रुपीज़। और ये मैं पीक आवर्स का नहीं बता रहा हूँ, ये सिंपल, आप अभी प्रकृति आलय सर्च करेंगे, उसको जा करके आप सर्च कीजिए, आप उसका टैरिफ पूछिएगा। 5000 रुपीज़ पर डे, पर नाइट स्टार्ट है उसका, पर नाइट 5000 रुपीज़। और जब कॉर्पोरेट उसमें जब ट्यूनिंग आती है, कॉर्पोरेट जब मॉब आता है उसमें, मतलब भीड़ आती है, क्योंकि जितने कंपनीज़ हैं वो सारे कॉर्पोरेट अपने जो है उसी प्रकृति आलय में लेकर के आते हैं। क्यों? क्योंकि भाई कॉर्पोरेट कल्चर से तो सब जानते हैं भाई, बड़े बड़े एसी हैं, बड़े बड़े वो हैं, बंतूपन है, बहुत कुछ है। अब उससे अलग हट के अगर हम प्रकृति आलय में आ रहे हैं तो वहाँ पे हमें कोई यूनिक चीज़ चाहिए। भाई मिट्टी के बर्तन में हम खाना खा रहे हैं, मिट्टी के उसमें केले के पत्ते पे हमें सर्व किया जा रहा है, लालटेन से हम देख रहे हैं, लालटेन सा बना हुआ है सारी जगह, छत छप्पर छाया हुआ है, ऊपर हमें उसकी हवा मिल रही है, मतलब फ़ैन लगा हुआ है, उस पर कपड़ा टंगा हुआ है, उसको गीला किया हुआ है, उससे जो हवा छन के आ रही है, वो आपका वो है। और प्रकृति आलय हिमाचल तो आप जानते ही हैं, बिल्कुल प्रकृति का पूरा सौंदर्य निहित है वहाँ पे। तो और नहाते वो लोग कहाँ पे हैं? सामने एक नदी बह रही है, वहाँ पे नहाया जाता है। और आपको बताऊँ, नीचे उन लोगों ने एक नदी, झरना टाइप का पानी सा चला रखा है, स्ट्रीम
चला रखा है, उसी के अंदर उन्होंने जो है रेस्टोरेंट का जो है टेबल वेबल रख रखा है और बाकायदा वो सब रख रखा है। नीचे से आपके पानी बह रहा है, आप ऊपर से जो है आप खाना वाना खा रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, ड्रिंक कर रहे हैं, वो सब करिए। ठीक है, देखिए कितना सुंदर सिस्टम है, इन लोगों ने इतना अच्छा किया। और जब उसका जो पीक आवर्स होता है, जो समर टाइम्स होते हैं या जब ठंड का वक्त होता है, जब पहाड़ों पे बर्फ़ गिरती है, तब उस वक्त उसकी टैरिफ कॉस्ट हो जाती है 12,000 15,000, इतने पर भी पर नाइट में वो नहीं मिलता, इसलिए उसकी बुकिंग भी 6-6 महीने पहले होती है। तो ये सब क्या है, अभी जब मैं हिमाचल गया था तो मुझे जो कंस्ट्रक्शन का कार्य मिला वो मिला कि आप बिल्कुल चौकीधानी आप सब जानते होंगे, जयपुर में है चौकीधानी, राजस्थान में, तो वहाँ मिट्टी का ही सब कुछ है, सारी चीज़ मिट्टी का है। उसी तरह का कॉन्सेप्ट अब हर जगह आ रहा है। मैं जगह जगह जाता हूँ मैं, तो मुझे लोग यही कहते हैं कि आप चौकीधानी वाला कॉन्सेप्ट बनाइए, मतलब मिट्टी का सब कुछ बनाइए। अगर लोग आएँ भी तो मिट्टी के ही उसमें रहें, मिट्टी के ही वो सब कुछ रहें। यहाँ पे टाट बिछी होनी चाहिए, खाट भी वो कौन से ले रहे हैं, बेड की नहीं, वो मिट्टी का बना हुआ या बांस का बना हुआ, बांस के जो डंडे हैं जो खाट टाइप का है उसमें बना हुआ लोग प्रेफर कर रहे हैं। तो ये सब क्या है, ये सब जो है लोगों का रुझान ही हो रहा है भाई, लोगों को यूनिक चीज़ चाहिए। क्यों, आप देखते हैं जो आजकल इक्का विक्का बंद हो गए हैं हमारे गांव में, पहले इक्का चलते थे, इक्का मतलब बड़े बड़े उसके पहिए रहते थे, जो रथ आपने देखा होगा महाभारत और रामायण काल में, उस तरह के इक्के चलते थे जिसमें एक घोड़ा या 2 घोड़े जुटे रहते थे और उस पर टिक 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 करके वो लोग आगे बढ़ते थे, मतलब उसी से जो है सवारियाँ ढोई जाती थी। आज वही इक्का आप चौकीधानी चले जाइए या किसी गोवा में चले जाइए, ठीक है, आप चले जाइए केरला में, वहाँ पे इन सब चीज़ों को आपको बिठाएंगे, यही मुश्किल से आप समझिए 300 मीटर या जो है 200 मीटर चलाएंगे, उसके आपके 200 रुपये चार्ज कर लेंगे। आप सोचिए ये सब कौन से, और लोग बाकायदा उससे सेल्फी ले रहे हैं, और क्योंकि उनके लिए यूनिक चीज़ है, उन्होंने कभी दे हैवंट सीन दिस टाइप ऑफ कल्चर एवर, क्योंकि भाई आजकल के बच्चे कहाँ जानते हैं ये सब चीज़ें। तो गाँव में आप जाइए, ऐसी चीज़ों को एक्सप्लोर करिए कि हमारे गाँव में ऐसी क्या चीज़ हो सकती है, आसपास की चीज़ों, आसपास के लोकेलिटीज़, आसपास के एजुकेशन सेक्टर, आसपास के स्कूलों, आसपास के हॉस्पिटल्स, कॉलेजेस, इन सब से जो है टाई अप करिए, इन सब से टाई अप करके उनके बच्चों को लेकर के आइए, उनको जो है गांव के चीज़ें दिखाइए, 1-1 दिन का उनका टूर बनाइए, 2-2 दिन का टूर बनाइए, 3-3 दिन का टूर बनाइए, स्टे करिए, स्टे करवाइए, अपने गाँव में स्टे करवाइए। वहाँ पे अलग एक, अगर आपके यहाँ प्लेस नहीं है तो कोई बात नहीं, विदेशों में तो हॉस्ट कल्चर चलता है। हॉस्टिंग मतलब आप यहाँ से जा रहे हैं किसी स्टेट में, तो आप वहाँ पे आप किसी साइट है, आप वहाँ से पूछ लीजिए कि भाई कौन मुझे होस्ट करना चाहता है, कौन मुझे अपने घर में रखना चाहता है, और मैं उसको पे करूँगा। उसी हिसाब से गाँव में भी बहुत सारे आप होस्ट सिचुएशन बना लीजिए। अगर आपके पास रूम खाली नहीं भी खाली हो, छोटे मोटे आप ऐसे बना लीजिए, मड़ई टाइप के, या जो है छोटे मोटे आप वो सब बना लीजिए रहने के प्लेसेस, जहाँ पे लोग आकर कर रहें, थोड़ी देर देखें, अपने बच्चों को लेकर के आएँ, घुमाएँ कि गाँव का कल्चर क्या होता है, कैसे दूध निकलता है, ये गाय है, ये भैंस है, ये धान के खेत हैं, ये बालियाँ हैं, ये चीज़ें हैं, और कैसे फार्मिंग की जाती है, ये हल है, इस ट्रैक्टर से कैसे किया जाता है, ये धान कैसे यहाँ से निकाला जाता है, धान की उसमें से कैसे चावल निकलते हैं, गेहूँ में कैसे, गेहूँ की जो थ्रेशिंग होती है वो कैसे निकलती है, ट्यूबवेल कैसे चलता है, महुआ के पेड़ कैसे होते हैं, महुआ के पेड़ की क्या उपयोगिता है, यहाँ पे महुआ से क्या क्या चीज़ें बनाई जा सकती हैं, अचार कैसे बनता है, इन सब चीज़ों की ट्रेनिंग आप दीजिए। मतलब ट्रेनिंग उन बच्चों को, एजुकेशन एक सिस्टम क्रिएट कीजिए, उनसे आप आसपास के स्कूल्स, आसपास के कॉलेजेस, आसपास के आप कॉर्पोरेट सेक्टर्स हुए, इंडस्ट्रीज़ हुए, उनसे टाई अप कीजिए, उनके एक एक दिन का टूर लेके आइए, 1-1 दिन नहीं मैं कह रहा हूँ, हफ्तों भर का टूर लेके आइए। और देखिए, आप जिसको रुकवा रहे हैं, जिसको होस्टिंग कर रहे हैं, शाम के समय वो एक काम करिए, शाम के समय अपने गाँव में खोजबीन करिए कि कौन, जैसे टिकटॉक आज चला रहे हैं लोग, टिकटॉक में नई तरह के टैलेंट निकल के आ रहे हैं, जितने गांव के लोग हैं उनके पास अलग अलग तरह के टैलेंट है। शाम को उसका प्रोग्राम रख दीजिए, उन लोगों के सामने वो अपना टैलेंट दिखाएंगे, उनकी भी आमदनी चलेगी, आपकी भी चलेगी, उनका भी जो है वो लोग भी सेल्फी लेकर के, वीडियो बना करके खूब उत्साहित होंगे कि अरे वाह ये तो नई चीज़ हमें मिल रही है। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आप कर सकते हैं, और अपने गाँव को टूरिज़्म सेक्टर में बदलने की कोशिश कीजिए। आसपास की चीज़ों से, लोकेलिटी से अपने गाँव में एक कुछ ऐसे प्लेसेस ढूंढिए जहाँ पे लोगों को घुमाया जा सकता है। साइट सीइंग प्लेसेस होते हैं जहाँ पे सूर्य डूबना या सूर्य जब निकलना होता है तो बहुत सुंदर लगता है। उस प्लेसेस को खोज करके वहाँ पे शुरुआत कीजिए, लोगों को ले आना शुरू कीजिए अपने गांव में। हर गांव की एक स्पेशलिटी है, हर गांव में तरह तरह की चीज़ें, कहीं पे गन्ना ज़्यादा उग रहा है, कहीं पे गुड़ ज़्यादा बनता है, कहीं पे आंवला ज़्यादा होता है, कहीं पे आम ज़्यादा होता है, कहीं पे नींबू ज़्यादा होता है। उन सब चीज़ों को लोगों को ले आकर के दिखाइए कैसे बनता है, कैसे फूड प्रोसेसिंग होती है,
कैसी चीज़ें होती हैं, यूकेलिप्टस ज़्यादा होता है, यूकेलिप्टस की कैसे ऑयल निकाली जाती है, जो आपके विक्स वेपोरब बनते हैं यूकेलिप्टस से ही बनते हैं, यूकेलिप्टस के तेल वगैरह से। तो ये सब चीज़ें लोगों को बताना शुरू कीजिए, मेडिसिनल यूज़ बताना शुरू कीजिए, और जितने आप कॉर्पोरेट कल्चर हैं, कॉर्पोरेट के लोग हैं, उनसे टाई अप करके उनको अपने गाँव में, लेकिन ये सब करने से पहले आपको 6 महीने क्या 2-3 महीने का ही आपको जो है थोड़ा सर्वे करना पड़ेगा अपने गाँव में, आसपास के क्षेत्रों में जानना पड़ेगा किसके पास ऐसी कैपेसिटी है, किसके पास ऐसा हुनर है जिससे जो है लोग आकर्षित होकर के हमारे गांव में आए, हमारे टूरिज्म सेक्टर बढ़े, क्योंकि इतना तो कंफर्म है कि अब लोग दूर दूर जगह नहीं जाएंगे टूरिज्म के लिए, टूरिस्ट प्लेसेस अब इतनी दूर दूर नहीं जाएंगे, क्योंकि उन्हें पता है जितनी दूर हम जाएंगे उतनी दूर तक कोरोना वायरस या कोई भी संक्रमण फैलने का अत्यधिक खतरा है। तो आसपास की जितने लोकेलिटीज़ हैं वो चाहते हैं कि वहाँ हम चले जाएं। हम आसपास की जो गांव हैं या आसपास के, यहाँ से 100 किलोमीटर ही तो दूर है, यहाँ से 10 किलोमीटर ही तो दूर है, वहीं चलते हैं, अपने बच्चों को घुमा लेके आएंगे। तो बच्चे भी इन सब चीज़ों से देखिए 3 चीज़ आप कर रहे हैं, एक तो बच्चों को अच्छी खासी शिक्षा मिल रही है, प्लस लोगों को गाँव का कल्चर मिल रहा है, लोगों को अपनी संस्कृति सभ्यता जानने का अवसर मिल रहा है, प्लस आप देखिए और भी चीज़ें आप कर सकते हैं, जैसे आप जिसको लेकर के आ रहे हैं कुछ दिनों का आप वो रख लीजिए कि भाई उनको जो है प्रकृति से संबंधित सारी चीज़ें घूमने को मिलेंगी। कई लोगों के कई गांव में मोर की बहुत तायत है, कहीं गांव में चिड़िया ये मैना की बहुत तायत, कई गांव में तोतों की बहुत तायत है, उनको देखने लोग आएंगे, उनको देखने ये सब चीज़ें करने लोग खुद ही अपनी तरफ से आने शुरू कर देंगे। तो इन सब चीज़ों पर आपको जो है नज़र रखना पड़ेगा, आसपास के गाँव में सर्वे कीजिए कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिसको हम लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए उपयोगी बना सकते हैं। तो ये सब चीज़ें जल्द से ही आप करना शुरू करेंगे तो गांव भी एक टूरिस्ट हब में कन्वर्ट हो जाएगा, और ऐसे ऐसे गांव निकल के आएंगे, ऐसी ऐसी चीज़ें निकल के आएंगी कि आप सोच नहीं सकते। जो कई गांव तो ऐसे विलुप्ति के कगार पे जा रहे हैं, उनकी बड़ी बड़ी अच्छी अच्छी चीज़ें मतलब जिसे बोलते हैं सांस्कृतिक चीज़ें भी जो है ख़त्म होती जा रही हैं। वो भी आप चीज़ों को, आप चौकीदानी कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं, बस वही चौकीदानी कॉन्सेप्ट आप अपने अपने गाँव में लागू कर दीजिए। आप देखिए सब कुछ हो जाएगा। आप इक्का का भी प्रबंध कीजिए, बाण धनुष का भी प्रबंध कीजिए, बच्चों को बाण धनुष, जो लोग आए उनको बाण धनुष जो है शुरू करवाइए। पुरानी चीज़ें जितनी चीज़ें थी उनको पानी में बिठाइए, उनको ट्यूबवेल में नहलवाइए, उनको जो है पत्तों पे खाना खिलवाइए, जो पत्तल होता है पत्तलों पे खाना खिलवाइए, और मिट्टी के बर्तनों में खाना खिलवाइए। देखिए इतना कॉन्सेप्ट ये लोग पसंद करेंगे, इतना कॉन्सेप्ट पसंद करेंगे कि यू विल मतलब आपके पास वो नहीं रहेगा। मैं खुद जब शुरुआत में उसमें आया था तो मुझे लग रहा था कौन मिट्टी के घर बनाएगा, लेकिन आज मेरे पास 50 के करीब जो है इसका मेरे पास ऑर्डर्स पड़े हैं, और वो भी लैक्स में नहीं करोड़ में। तो ये डिपेंड करता है कि हम किस चीज़ को पहले भुना ले रहे हैं, किस लोगों कहाँ पे रुझान लोगों का ज़्यादा आ रहा है, बस उसी चीज़ को हम कैप्चर कर लें। तो आप अपने अपने जो है गाँव को भी जो है टूरिज़्म सेक्टर में डेवलप कीजिए, आसपास के लोकेलिटीज़ को जो है धीरे धीरे गाँव जब टूरिज़्म सेक्टर में डेवलप होगा ना, तो गवर्नमेंट का भी निगाह वहाँ पड़ेगा, गवर्नमेंट भी फंड देगी, तरह तरह के उपयोगिता मतलब तरह तरह की चीज़ें वहाँ आने लगेंगी, रोज़गार बढ़ना शुरू होगा, रोज़गार के अवसर बढ़ने शुरू होंगे। प्लस सबसे बड़ी बात यह है कि आप अपने कल्चर, आप अपनी सभ्यता, आप लोगों को प्रकृति से जोड़ रहे हैं, ये सबसे बड़ी चीज़ होगी। ये नहीं कि मतलब शहरों की तरह नहीं कि आप शहरीकरण करके जो है उसका जो है सत्यानाश कर रहे हैं ना। शहरों में तो ये होता है कि शहरों में तो प्रकृति को भी लोग काटते चले जाते हैं, वो चीज़ नहीं करना। गाँव को जितना नेचुरल आप रखेंगे, जितनी चीज़ें नेचुरल रखेंगे, वो चीज़ लोगों को पसंद आएगी। तो इन सब कॉन्सेप्ट पे भी आप काम कीजिए। देखिए रोज़गार के अवसर बहुत कुछ हैं, मतलब सकल पदार्थ है जग माही कर्महीन नर पावत नहीं, बहुत कुछ है रोज़गार के अवसर, बस हमें निकालने की देर है। पहले कुछ नहीं था, पृथ्वी पे कुछ नहीं था, लेकिन धीरे धीरे लोगों ने इतना कुछ कर दिया कि आज टेक्नोलॉजी आप देख रहे हैं कहाँ से कहाँ पहुँच गई है। तो उसी तरह हमें ये सब चीज़ें करके लानी पड़ेगी। मेरे ख्याल से अब बहुत ज़्यादा टाइम हो गया है, मैंने आपको, अब मैं लोगों के कमेंट्स भी पढ़ लेता हूँ इसी बीच में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आप सब लोग आए। समर्थ रबियावाला जी, मोहित खंडेलवाल जी, सौम्या जोशी जी, अमित सिंह जी, दीपक भारतवासी जी नमस्कार, अमित सिंह जी, सभी लोग आपका स्वागत है। और मंजू वशिष्ठराज जी आपका भी स्वागत है, राधे राधे। चित्रा भारद्वाज जी नमस्कार, स्वागत है आपका। ऋतु अरोड़ा जी आप भी देख रही हैं, बहुत अच्छी बात है। और मंजू वशिष्ठराज जी, कम पानी में कौन सा उत्पादन संभव है वह भी बताइए, क्योंकि पानी के अभाव में भूमि खाली रहती है। कम पानी में आपके मक्का उग जाते हैं बहुत सारे। आप एलोवेरा उगाइए, एलोवेरा कम पानी में उग जाता है आपका, मेडिसिनल उसकी बात मैं कर रहा हूँ। आप दालचीनी उगाइए, दालचीनी जो है कम पानी में उग जाता है। तो ये सब चीज़ें जितनी मसालेदार चीज़ें हैं ना वो कम पानी में ज़्यादा उगती हैं, ठीक है। और बहुत सारे ऐसे, अगर इस पे आपको डिटेल चाहिए तो मैं आपको डिटेल इस पे दे दूंगा कि कम पानी में क्या कौन कौन सी चीज़ें उगाई जा सकती हैं, ठीक है।
पानी की कमी बड़ी समस्या है, हाँ वो तो है, लेकिन अब आपने देखा होगा जो अभी कोरोना काल में पानी की जो वाटर लेवल है काफ़ी अच्छा हुआ है और पानी की जो क्वालिटी है, जो शुद्धता है, वो बहुत तेज़ी से विकसित हुआ है, मतलब डेवलप हुआ है। आज मैं नॉर्मल पानी ऐसे ही पी लेता हूँ विदाउट आरओ के, नहीं तो पहले यही पानी गाज़ियाबाद में मैं पी नहीं सकता था, इतना नमकीन, इतना खारा, इतना जो है मतलब पॉल्यूटेड रहता था। तो आज मैं वैसे पी लेता हूँ, तो इसकी भी शुद्धता बड़ी है। चित्रा भारद्वाज जी हमारे 6 बीघा है पर पानी नहीं है, सिर्फ सरसों गेहूँ पाता है। हाँ तो ये तो थोड़ी प्रॉब्लम होगी, हमें उसमें से भी कुछ ना कुछ ढूंढना पड़ेगा, ऐसी फसलों को ढूंढना पड़ेगा जो कम पानी में हमें चल सकें, ठीक है। और श्याम गुप्ता जी आपका भी हार्दिक स्वागत है। जिनके पास भूमि पर्याप्त मात्रा में है वो देशी गाय का पालन कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, और शुद्ध गौ दूध को प्राप्त कर ही सकते हैं, और गोबर गौमूत्र से उन्नत जैविक खाद भी बना सकते हैं, खेती के लिए भी, बाहर से खरीदने के लिए, बिल्कुल बिल्कुल यही सब चीज़ें मैं कह रहा हूँ कि आप बहुत सब इन सब चीज़ों से निकाल सकते हैं। तो हमारे पास अवसरों की कमी नहीं है, बस एक बार जो है हमें उसमें कूदने की देर है, हमें थोड़ी बुद्धि दिमाग लगाने की देर है कि हम उसमें से क्या निकाल सकते हैं, ठीक है। करना चाहे इंसान तो बहुत कुछ कर सकता है, बिल्कुल रेणु सासो जी बहुत कुछ कर सकता है। और सम्या जोशी जी, ये सिर्फ ऑर्गेनिक और नेचुरल हर एक चीज़ सुपर कॉस्टली होते हैं क्योंकि अपने आप में ये यूनिक है। और शुड वी डू ऑनलाइन समथिंग रिलेटेड टू ऑनलाइन? समर्थ रबिया वाला जी, ऑनलाइन में हम यही कर सकते हैं कि हम ऐप वैप बना सकते हैं, अपने किसानों के लिए ऐप वैप बना सकते हैं, फसलों को कैसे सही किया जा सके या क्या क्या चीज़ें किया जा सके, इन सब को देख करके हम ऐप बना सकते हैं। और ये जितने आप ऑनलाइन की बात कर रहे हैं, ये जितने आप अगर हथकरघा उद्योग है, शिल्प उद्योग है, जो आपकी कुटीर उद्योग, जो जितने ये सब अगरबत्ती वगैरह ये सब जो गांव में आप तैयार करेंगे, इसको आप ऑनलाइन भी बेच सकते हैं। ऑनलाइन किस तरह आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बनाइए जहाँ पे ऑनलाइन जो है बिकवाया जा सके। तो धीरे धीरे अवसरों की हमारे पास कमी नहीं है। कम पानी में गेंदे के फूल की खेती, बिल्कुल चौलाई हुआ, ज्वार हुआ, बाजरा हुआ, मक्का आदि उगाया जा सकता है, बिल्कुल। तो ये सब चीज़ें हैं जो आप बहुत कुछ कर सकते हैं गाँव में, और अब अवसरों की कमी नहीं है, बट एक बार हमें उसमें कूदने की देर है। जैसे ही आप कूदेंगे आपको हीरा मोती पन्ना सबको सारे आपको रत्न मिलने शुरू होंगे। बस एक बार समुद्र में कूदने की देर है, डाइव करने की देर है। वी नीड टू डाइव इनटू देयर एंड वी फाइंड एवरीथिंग देयर। वहाँ पे सब कुछ है, इसलिए समुद्र को रत्नों की खान कहा जाता है। तो ये भी वसुंधरा भी, हमारी भूमि भी वसुंधरा रत्नों की खान है, बस हमें डाइव करने की जरूरत है। अवसरों की कमी नहीं है, रोजगार की कोई कमी नहीं है, बस आपको एक बार खुद आत्मनिर्भर बनकर अपना विवेक, अपना ज्ञान, अपना सब कुछ वहाँ पे लगाना है। फिर आप देखेंगे आपके पास किसी चीज़ की कमी नहीं, आप दूसरों को रोजगार दे रहे हैं, और सबसे अच्छी बात कि आप खुद आत्मनिर्भर हो रहे हैं, प्लस अपने गांव को, अपने कस्बे को एक मतलब वैश्विक पटल परिदृश्य पर आप ला रहे हैं। तो ये सब चीज़ें हैं। अच्छा, थैंक यू कृष्णा, थैंक्स अ लॉट। अब मैं चलता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने बड़े तन्मयता से मुझे सुना, और मैंने कमेंट्स अभी नहीं मतलब लोगों को जवाब भी नहीं दे पा रहा था क्योंकि मेरा जो तारतम्य है वो ज़्यादा टूट जाता है, इसलिए मैं लगातार कंटिन्यूस इन सब चीज़ों पे बोलता रहता हूँ। चूँकि अगर और भी कुछ पे आपको जो है और भी चीज़ें जाननी हो तो आप इस पे मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको उस पर जो है इन्फॉर्मेशन दे दूँगा, ठीक है। तो थैंक्स अ लॉट, थैंक यू। ये रिन्यूएबल एनर्जी प्रमोशन सेंटर ऑफ इंडिया जो नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, एनजीओ है, मैं इसको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि इसने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी टू कम हेयर एंड टू डिलीवर माय स्पीच हेयर, नॉट स्पीच एक्चुअली, ये जो है मतलब मुझे आपको लाइव सेशन था जो आपको बताना था कि कैसे जो है हम अपने जो खाली समय है या उसको सदुपयोग करें और कैसे नए नए रोज़गार के अवसर तलाश सकते हैं। थैंक यू कृष्णा, थैंक्स अ लॉट। आप सभी लोगों को नमस्ते, नॉट हाय नॉट बाय, सभी लोगों को नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।